Good morning, class. I am Savi Chana from Hari Om Shivam Public School. Today we are discussing a new chapter, economic reforms. So, class, this chapter is really very important as because 3 to 4 marks question definitely come from this chapter. Okay, class, and this chapter belongs to new book, second book, that is Indian Economy Development. So this as we know that there is equal distribution of the two books as related to marks. So this from this book also 40 marks paper will come, and definitely from this chapter 3 to 4 marks paper will come. So now I am going to start this chapter. I am not starting first 5 chapter. This chapter number is 6. First 5 chapter is totally theoretical base, and from that this chapter understanding based chapter is started, and majorly papers come from 6 to 13 chapter. Approximately 32 marks paper come from these chapter, 30 to 32. So firstly I am going to cover these chapter as per the board requirement. Right, class? सो आई होप सो आप क्लियर हो गया है. सो काइंडली इस इस बुक के लिए आप सबसे पहली बात दूसरी नोटबुक बनाएंगे और इसको साथ के साथ करते जाएं, बिकॉज दिस बुक इज़ रियली वेरी सो मच स्कोरिंग. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्टली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या एक ऐसे रिफॉर्मिंग्स होते हैं जो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं. इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं. ये लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं और इट विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट. सो आप बोलोगे कि रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं? रिफॉर्म्स जो होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म इकोनॉमी से रिलेटेड. इकोनॉमी में पैसा, डेट मीन इकोनॉमी के जब हम बात करते हैं मनी की बात करते हैं, पैसा हमारा कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है. सो डेट मीन्स ये हमारा मनी बिजनेस से बेसिकली रिलेटेड होते हैं. ठीक है. सो ये लॉन्ग टर्म बनते हैं. तो ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए कब है? 1991 में. तो इससे पहले क्या हम बिज़नेस नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्री नहीं चला रहे थे? सब हो रहा था इससे पहले. बट जो इससे पहले के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, हमारे रिफॉर्म्स थे, वो क्या थे? इतने सक्सेसफुल नहीं थे. क्यों सक्सेसफुल नहीं थे वो भी मैं आपको रीजंस बताऊंगी. ठीक है. सो उनके जब कोई नई चीज़ आती है, क्यों आती है? क्योंकि पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती. हम घर में नई चीज़ क्यों लेके आते हैं? जब हमारी पुरानी चीज़ रिप्लेस करने वाली हो जाती है, या हम अपनी पुरानी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, या उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता. सेटिस्फाई डेट मीन रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा होता. सेम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के केसेस में हुआ कि इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी हमारी, जो पहले थी 1991 में, हमारा ये है 1991 से 90 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो हमें बेटर रिज़ल्ट नहीं दे रही थी. और हमारी कंट्री क्या है, डाउन बाय डाउन, ईयर बाय ईयर डाउन चली जा रही थी. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें से हमें पता चलता है, बहुत सारी थिंग्स होती हैं, वो हमें मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में. उन थिंग्स से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे डाउन जा रही थी. ठीक है. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो यू शुड नो अबाउट दैट. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म. ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, आप ये इज़ ओन्ड डेफिनेशन. सो काइंडली नोटेड डाउन फ्रॉम नोट्स. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म dynamic combination of policies, long term combination of dynamic of policies and programs for speedy growth, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मेकिंग अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है. सो इसमें सारी बातें हमने कवर की है. सर एक ऐसा डायनामिक और चेंजेबल कॉम्बिनेशन होते हैं या रिफॉर्म्स जो हमें बताते हैं किस तरह से हम ग्रोथ के पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपवर्ड की ओर मूव कर सकते हैं, और अपना एफिशिएंसी पैटर्न को भी अबव की ओर कर सकते हैं बाय कंपीटिंग
by competing in competitive market, right? So this is the basically definition of economic reforms. ठीक है. So now the question arises, why did the government announces economic reforms? So अभी मैंने आपको बताया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कोई भी चीज़ें क्यों चाहिए होती है कि पुरानी नई चीज़ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं है और वो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही है. जब वो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती तो हमें एक नई चीज़ लेके आनी पड़ती है. सेम गवर्नमेंट ने भी किया. हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री थी है. सो उस टाइम जब हमारे अब तो डेवलप की ओर मूव कर रहे हैं, बट अब दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हम नीचे डाउनवर्ड आ चुके हैं. सो गवर्नमेंट अनाउंस ने जब किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किन रीजंस के कारण किए थे, किन फैक्टर्स के कारण किए थे. सबसे पहला रीज़न क्या है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, डेट मीन्स हमारे पास जब फॉरेन करेंसी का रिजर्व नहीं रहता, ठीक है, हम compete कैसे करेंगे. जब हमारे पास उस देश का पैसा होगा तो अब हम दूसरे देश के साथ compete कर सकते हैं. जब हमारे पास दूसरे देश का पैसा नहीं है तो वो हम उनसे कैसे compete करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते. करेंगे तो वो हम पे डोमिनेट करने लग जाएंगे. सो हर एक कंट्री के पास एक बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पास अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो. ये रिज़र्व कौन कीप करता है, जनरली RBI कीप करता है, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये मैंने आपको बताया था हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में. हमारा क्या होता है, डेवलपिंग हम कंट्री 1990s तक तो क्या था, हम क्या करते थे, पब्लिक सेक्टर. इसका बेसिक आपको पहले मैं स्टोरी बताती हूँ. हम पब्लिक सेक्टर बेस्ड बिजनेस करते आ रहे थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली. जब हम पब्लिक सेक्टर बिजनेस करते जा रहे थे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के सेक्टर कैसे करते हैं. आज तक हम ये सिनेरियो देख ही रहे हैं. वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करते. वो भी इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे ही रहा कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने काम किया, मर्ज़ी से नहीं किया. राम भरोसे सारे काम चल जाए. जब सारे राम भरोसे काम चलते हैं तो रिज़ल्ट भी तो राम भरोसे ही आते हैं ना. सेम. इसलिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े. सबसे पहले क्या है, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व क्लास आता कहाँ से, जब हमारा सिस्टम डेवलप होगा, डेट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अच्छी अच्छी जगहें होगी घूमने की, साफ़ सुथरी होगी, तो फॉरेनर्स आएंगे तो हमारी करेंसी लेंगे, हमारी इंडियन रुपीज़ लेंगे अपनी करेंसी दे के. तो डेट मीन्स हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाएगा. तो हम डेवलपिंग कंट्री, हम प्रॉपरली डेवलप नहीं, कोई सिस्टम नहीं डेवलप, तो इसलिए हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था. एक पैसा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का फॉल करता जा रहा था, पहला रीज़न. सेकेंडली हमें क्या था, पब्लिक सेक्टर हमारा प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा था, वो राम भरोसे चल रहा था. जब वो राम भरोसे चल रहा था तो उसका रिजल्ट भी राम भरोसे ही आ रहा था. इसके कारण हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने पड़े. नेक्स्ट इज हाई फिजिकल डेफिशिट्स क्या होते हैं, डेट मीन्स मैंने आपको बताया है, जब खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है. दैट इज़ अ हाई फिजिकल डेफिशिट. क्या किसी इकोनॉमी के लिए ये पोजीशन अच्छी होती है, नहीं होती. दैट मीन्स इट्स रेफर टू द फिजिकल डेफिशिट, रेफर टू द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा ज़्यादा होने के कारण बाहर से पैसा उधार लेती. पैसा कहाँ से उधार लेती है, मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में बताया था कहाँ से लेती है उधार. या तो क्या कहते हैं, पब्लिक से लेगी फर्स्टली, या कहते हैं कि RBI से लेगी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या करेगी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लेगी. मतलब कहीं से भी लेगी तो पैसा तो ले ही रही है, डेट मीन्स उसका फिजिकल डेफिशिट तो हाई हो ही रहा है ना. जब फिजिकल डेफिशिट हाई कब होता है, जब खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, और इनकम कम होती है तो उसे उधार लेना पड़ता है खर्चे को पूरे करने के लिए. इसके कारण हमें देख रहे थे कि हमारा फिजिकल डेफिशिट डाउन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ, मतलब कि सिनेरियो वाइज क्या था हमारा फिजिकल डेफिशिट क्या था, सिनेरियो वाइज क्या हो रहा था, फिजिकल डेफिशिट हमारा का ग्राफ हमारा डाउन चला जा रहा था. ठीक है. ये जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे ईयर है, ये फिजिकल डेफिशिट है, ये हमारा क्या था, डाउन चला जा रहा था. इसके कारण भी हमें क्या करना पड़ रहा था,
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने किए हमने। नेक्स्ट इज डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट्स का हम लेके चलते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है सिचुएशन क्लास, इसमें क्या था कि हमारी कंट्री डेवलपिंग थी, तो डेवलपिंग कंट्री होने के कारण हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आने पड़ रही थी। जब हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आ रहे हैं तो हमें उसके लिए पैसा तो देना पड़ रहा है ना। सो डेट मीन्स एक्सपोर्ट तो हमारा हो रहा था, एक्सपोर्ट बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा था, और इम्पोर्ट कहाँ पे हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा था। और एग्रीकल्चर सेक्टर से इतनी इनकम नहीं थी, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर से जब हम इंपोर्ट करा रहे थे टेक्नोलॉजी, उस पर हम पैसा बहुत ज़्यादा दे रहे थे, डेट मीन्स अपनी करेंसी काफ़ी दे रहे थे। सो इससे क्या हुआ, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या, इनफ्लो कम था, इनफ्लो हमारा पैसा, आने वाला पैसा हमारे पास कम था और जाने वाला पैसा हमारे पास ज़्यादा था, ठीक है। सो इसके कारण नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है क्लास, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेसिकली इज महंगाई बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, क्यों बढ़ती जा रही थी, क्यों बढ़ती है महंगाई क्लास, मैंने इन्फ्लेशन का चैप्टर बताया, पॉइंट्स बताए थे, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन तो उतनी ही है हमारी पॉपुलेशन, फिर वो हम उसके अकॉर्डिंग फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, तो हम एक गैप मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे थे, इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे थे, ठीक है। क्लास क्लियर हुआ इतना। क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े, नंबर 1 फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फेलियर ऑफ पब्लिक, नंबर 2 failure in public sector, and number 3 high physical deficits, number 4 deficit in balance of payment, and number 5 is increase in rate of inflation. Next so class, when the economic reforms come, I already announces that it will be announced by the not by me, it will be announced by the government in 1991. In 1991, government initiate actions as being to develop our country, to move towards our country towards growth and stability. So economic reforms are introduced. So economic reforms are introduced. So in so when the how the economic reforms will come, so as because of the economic crisis 1990s तक जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको ओवरकम करने के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए थे, का क्लास LPG की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए थे। L stand for liberalization, P stand for privatization, and G stand for globalization. So these are the new economic reforms, and this will be replaced by LQP, replaced by LPP. So liberalization किसके रिप्लेसमेंट में आया था, लाइसेंसिंग की रिप्लेसमेंट में आया था। पहले क्या थी, लाइसेंस, हमें यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं और कुछ बिजनेसेस के लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो डेट मीन्स अगर अब हम लाइसेंस में बहुत प्रोसीजर्स लगते थे, पैसा भी लगता था, खिलाना भी पड़ता था, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो मैं हर जगह जाके चेक तो कर नहीं सकता करप्शन के, तो कुछ चीज़ें मुझे सिस्टम में ही ऐसी लेके आनी पड़ेगी जिससे क्या हो, मेरी इकोनॉमी डेवलप हो। तो वो लाइसेंसिंग के रिप्लेसमेंट में क्या आया, लिबरलाइजेशन आ गया। ऑल तो license will be issued by the government, but फिर भी the initiative will be taken by the government also to replace licensing with the liberalization. So licensing के रिप्लेस में हमारे पास क्या आया, liberalization आया। सो डेट मीन्स उसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशन एज रिलेटेड टू लाइसेंस क्या कहते हैं बहुत लिबरल कर दिए, ताकि हम इंडिया में और इंडिया के बाहर बिजनेस
ईज़िली कर सके, ठीक है, और ईज़िली करेंगे तो हम ग्रो भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रिप्लेसमेंट में किसकी आया था? कोटास की। कोटास डेट मीन्स पहले क्या थे, कोटा सब बिजनेस में ना, सारे सब बिजनेस मतलब कि सारे बिजनेसेस में जो कोटास थे वो फिक्स कर दिए गए थे। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम कोटास होते थे, पब्लिक सेक्टर के लिए कोटा हुआ करते थे। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सब चीज़ें चेंज की क्योंकि पब्लिक सेक्टर का तो फेलियर था, तो पब्लिक सेक्टर्स के ना कोटास बिल्कुल ही कम कर दिए गए। आज के टाइम में जनरली अब पब्लिक सेक्टर के कोटा मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ 2 सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर कोटा रिजर्व्ड है। बाकी सारा का सारा इंडस्ट्री ओपन हो चुकी है किसके लिए? प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। टू भी एक डिफेंस है, एक एटॉमिक बम्स है, सब, ठीक है। नेक्स्ट इज परमिट्स, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द न्यू वन एंड विच कम, इट कैन कम इन द रिप्लेसमेंट ऑफ परमिट। परमिट्स की रिप्लेसमेंट में आया है ये। सो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? जब कोई भी कंट्री एक्शन या इंटरेक्शंस होते हैं उसके एक से ज़्यादा कंट्री के साथ, डेट मीन्स मैं अपने कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से जब बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं उसे क्या कहूँगी? ग्लोबलाइजेशन कहूँगी। सो डेट मीन्स पहले मुझे ग्लोबलाइजेशन करने के लिए परमिट्स लेने पड़ते थे बिजनेस कंट्री के, नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। सो LPG has set up to replace LQG in 1991. So class, that's all for today, and we will discuss another lecture on tomorrow. So bye to all. Thank you.